हेलो एवरीवन, स्टडी आईक्यू चैनल में आप सबका वापस स्वागत है। यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के अंदर ये हमने आज जीएस 4 का एक क्वेश्चन लिया है विच इज़ बेस्ड ऑन दी वर्क कल्चर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है क्योंकि जीएस 4 एथिक्स के अंदर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जो आपकी जनरल अवेयरनेस पूछते हैं एज एन फ्रॉम दी पॉइंट ऑफ व्यू एज एन एडमिनिस्ट्रेटर ऑल्सो। तो एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आपको पता होना चाहिए कि वर्क कल्चर क्या होता है आपके ऑफिस में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में, किस तरह का इफ़िशिएंट एंड इफेक्टिव वर्क कल्चर आपको डेवलप करना है सो दैट द थिंग्स गोज वेरी स्मूथली। तो जीएस 4 का आज हमारा ये टॉपिक है वर्क कल्चर। मेरा नाम संतोष चौधरी है, मैं सीएससी 2018 के सिलेक्टेड ऑफिसर हूँ। क्वेश्चन का आंसर लिखने के बाद या अगर आपको यूपीएससी से रिलेटेड कोई क्वेरी है या फिर आप अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे little_simple_बुद्धा पे एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं आज का क्या है। What do you understand by work culture? आप वर्क कल्चर से क्या समझते हो? What is its importance in the success of any organization? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन की सक्सेस के अंदर वर्क कल्चर का क्या रोल प्ले होता है। जब आपको ये बताया गया है टेल क्वेश्चन के अंदर कि ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में इसकी इंपॉर्टेंस है, इसका मतलब है कि वर्क कल्चर जाहिर सी बात है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये। तो आपको यहाँ पे यही डिफाइन करना है। क्वेश्चन के अंदर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले एथिक्स के क्वेश्चंस में हम सीधा स्ट्रेट शूट करते हैं। इसके अंदर इंट्रोडक्शन के अंदर हम सीधा बताएंगे कि वर्क कल्चर क्या होता है, ठीक है। आप इसके सीधी डेफिनेशन लिखोगे अपने शब्दों के अंदर जो भी आपको समझ आती है, इंक्लूडिंग दी एग्जाम्पल्स। आप एग्जाम्पल्स लिख के वर्क कल्चर को डिफाइन करोगे। आप यहाँ पे अगर चाहो तो आप थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक्स भी डिफाइन कर सकते हो कि ये वर्क कल्चर की कैरेक्टरिस्टिक्स इस तरीके से होती है। तो फिर हम आगे लिखेंगे इम्पॉर्टेंस। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या है, इम्पॉर्टेंस ऑफ वर्क कल्चर। तो हम इम्पॉर्टेंस ऑफ वर्क कल्चर के अंदर डिफरेंट इम्पॉर्टेंसेस की लिख देंगे। क्या कंटेंट होगा, किस तरीके से हमको हमारे थॉट्स को कंसोलिडेट करके आंसर्स में लिखना है, अभी आगे की स्लाइड्स में देखते हैं। तो सबसे पहला है कि वर्क कल्चर होता क्या है। तो वर्क कल्चर क्या होता है कि देखो, अगर आपने ऑफिस में वर्क करा है या अगर आप घर पे भी देखो तो घर पे एक कल्चर होता है, ठीक है। जैसे अगर आपको सुबह जल्दी उठना है कि सुबह 5, 6, 7 बजे तक तो आपको उठ ही जाना है, देन आपको ब्रश करना है। आपको अगर आपके पेरेंट्स ने आपको किस तरीके से कल्चर में डाला है कि आप सुबह उनको प्रणाम करना है, पूजा करनी है, सूर्य को पानी देना है, या फिर सुबह उठते ही उसके बाद में चाय पी के नाश्ता करना है। जिस तरीके का भी कल्चर आपका सेटअप है कि बड़े बुजुर्ग आते हैं तो उनको प्रणाम करना है, उनको चाय वगैरह के लिए पूछना है, तो ये सब क्या है, ये आपका कल्चर है। दीज आर योर होम कल्चर्स। सिमिलरली आपका वर्क कल्चर होता है जहाँ पे क्या होता है कि सेट ऑफ प्रैक्टिस, वैल्यूज एंड शेयर्ड बिलीव्स होते हैं। जिस तरीके से घर के अंदर सब लोग एक साथ एक शेयर्ड वैल्यूज, शेयर्ड प्रैक्टिस साथ में रहते हैं और घर की तरक्की के लिए काम करते हैं, सिमिलरली वर्क कल्चर भी ऐसे ही होता है कि आप ऑफिस के अंदर भी सेट ऑफ प्रैक्टिस, वैल्यू और शेयर्ड बिलीफ होती है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की होती है और इसके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो उसको मानते हैं। एंड इट एम्प्लॉयज़ दैट अराइज फ्रॉम व्हाट इज जनरली रिगार्डेड एज अप्रोप्रिएट वे टू थिंक एंड एक्ट, कि ये आपका सही काम करने का तरीका और सही सोचने का तरीका है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हो तो आप उसके वैल्यूज़ या उसके बिलीव्स के अगेंस्ट में काम नहीं करते हैं। हम उन वैल्यूज़ एंड बिलीव के साथ में अलाइन होके हमारा काम करते हैं, तभी दोनों की सक्सेस होती है, एम्प्लॉय की एंड एम्प्लॉयर की। तो ये वर्क कल्चर ही होता है जो ये डिसाइड करता है कि एम्प्लॉय आपस में किस तरीके से इंटरैक्ट करेंगे और जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसे फंक्शन करेगी। और किसी भी इंस्टीट्यूशन का वर्क कल्चर काफ़ी सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है और ये हिस्ट्री के साथ इवॉल्व होता है। जैसे कि आप इन्फोसिस का या विप्रो का वर्क कल्चर अगर देखोगे तो उनके जिन्होंने उसको स्टैब्लिश करा, उस इंस्टीट्यूशन का वर्क कल्चर बहुत कुछ इफेक्टेड होता है कि उनको स्टैब्लिश किसने किया। तो सिमिलरली उसकी हिस्ट्री पे, उसका क्या ट्रेडिशन है, उसकी क्या वैल्यू और विजन सेट करा गया है उसके ओरिजिनेटर से, तो वो वाली चीज़ें सब वर्क कल्चर डिफाइन करती है। तो वर्क कल्चर इज़ द एनवायरनमेंट दैट यू क्रिएट फॉर योर एम्प्लॉयज़। तो जब आप IAS IPS बनेंगे तो आपके अंडर जब काफ़ी सारे लोग काम करेंगे तो आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन का, आपको अपने इंस्टीट्यूशन का, जहाँ पे आप ऑफिस में काम करोगे, इसका एक वर्क कल्चर डिफाइन करना होगा। जैसे आप टाइम के पंक्चुअल हो तो सब टाइम से आएंगे, आपके ऑफिस में कोई करप्शन नहीं मिलेगा, आपके ऑफिस के अंदर
अगर कोई भी नीडी पर्सन आता है तो उसकी सबसे पहले हेल्प करी जाएगी। आपके ऑफिस में इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन होगी, इस तरीके से हिरार्की होगी। तो ये सारी चीज़ें आप एनवायरनमेंट क्रिएट करते हो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ। तो ये क्या है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशंस लीडरशिप, कैसी लीडरशिप है, क्या वैल्यूज़ हैं, क्या ट्रेडिशंस हैं, बिलीफ क्या है आपकी इंस्टीट्यूशन का, किस तरीके से एम्प्लॉयज़ के बीच में इंटरेक्शन होता है, क्या उनका बिहेवियर और एटीट्यूड है टूवर्ड्स द इमोशनल एंड रेशनल एनवायरनमेंट ऑफ योर वर्क प्लेस, इन सब में कंट्रीब्यूट करता है। तो किसी भी वर्क कल्चर की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? देखो, डिजायरेबल वर्क कल्चर जो होता है ये इंस्टीट्यूशन की शेयर्ड वैल्यूज, प्रायोरिटीज, रिवॉर्ड्स एंड अदर प्रैक्टिसेस को इंक्लूड करता है, विच फोस्टर इंक्लूजन, हाई परफॉर्मेंस और उसके कमिटमेंट को दिखाता है, जबकि स्टिल इट शोज कि क्या डाइवर्सिटी होगी थॉट्स एंड एक्शन के अंदर। मतलब ये जितने भी एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उन सब की हाई परफॉर्मेंस एंड कमिटमेंट को साथ में लेते हुए, उनमें कितनी डाइवर्सिटी है, उनके थॉट्स एंड एक्शन में कितनी तरह की डाइवर्सिटी है, उन सबको साथ में लेते हुए इंस्टीट्यूशन के वैल्यूज़ को अलाइन रखता हुआ डिज़ायरेबल वर्क कल्चर को हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल, जो दो लोग हैं, मान लो कि दो लोग एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, दोनों का काम करने का तरीका, दोनों का सोचने का तरीका काफ़ी अलग होगा। तो बढ़िया वर्क कल्चर, इफेक्टिव एंड इफिशिएंट वर्क कल्चर क्या होगा, जब उन दोनों पर्सन की थॉट प्रोसेस और उनके जो काम करने का तरीका है उसको अडॉप्ट करेगा और उनकी मैक्सिमम आउटपुट उसमें निकलवाएगा। जैसे इसरो का वर्क कल्चर जो है, इट इज़ अज्यूम्ड एज वन ऑफ द बेस्ट वर्क कल्चर्स, 1960 में फाउंड हुआ था। उसके बाद में इट हैज़ वर्कड इमेंसली इन द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। इसके काफ़ी सारे आपने एथिक्स के अंदर एग्जांपल्स भी आपने सुना होगा कि किस तरीके से जब एक लॉन्चिंग फेल हो गई थी तो उनके जो प्रोजेक्ट हेड थे उन्होंने सारा ब्लेम अपने पे ले लिया था, और जब वो सक्सेसफुल हुआ तो किस तरीके से उन्होंने जितनी भी सक्सेस का क्रेडिट था वो अपने टीम मेंबर्स को दे दिया था। सिमिलरली तो इट हैज़ नॉट डिनाइड that like one of the most important factor of ISRO success is the healthy work culture। यहाँ के जो टीम लीडर्स हैं वो अपनी लीडरशिप के थ्रू, या जो एम्प्लॉयज़ हैं, देयर वैल्यूज, देयर बिलीव्स, उनका जो काम करने का तरीका है, उनके जो एस्पिरेशंस हैं, इट इज़ वेरी मच अलाइंड विद द वैल्यूज एंड विजन ऑफ द ISRO। तो इम्पॉर्टेंस क्या है, ये हमारा सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है कि इम्पॉर्टेंस क्या है वर्क कल्चर की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के अंदर। लेट्स जस्ट हैव अ लुक। सबसे पहले तो ये ट्रांसपेरेंसी, इनोवेशन और डिसिप्लिन लेके आता है। घर के अंदर भी आप देखो तो एक डिसिप्लिन होता है कि आपको 7 बजे तक तो उठ ही जाना है, आपको 11 बजे सो जाना है, आपको ब्रेकफास्ट करना है टाइम से, आपको लंच करना है, डिनर करना है, तो इस टाइम पे चाय होगी घर में, सब जैसे कि डिनर है सब लोग साथ में बैठ के करेंगे, ठीक है, डिसिप्लिन है। तो सिमिलरली वर्क कल्चर भी आपकी ट्रांसपेरेंसी, इनोवेशन एंड डिसिप्लिन लेके आता है। ट्रांसपेरेंसी कैसे, सब लोग एक ही वैल्यू पे अलाइन होकर काम कर रहे हैं। इनोवेशन क्या था, लास्ट वाली लाइन में हमने देखा था, लास्ट वाली स्लाइड के अंदर, कि किस तरीके से वो आपकी थॉट और आपके एक्शन की इंडिविजुअलिटी भी रखता है। तो आपका जो काम करने का तरीका, आपका जो सोचने का तरीका है, उन सबको ऑर्गेनाइजेशन अपने साथ लेके चलेगी, और ये डिसिप्लिन को भी प्रमोट करता है, क्योंकि सब लोग एक ही वैल्यू, एक ही विजन, एक ही बिलीफ के अकॉर्डिंगली काम कर रहे हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसिप्लिन लेके आता है, और डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सक्सेस के लिए। रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट्स, अगर गुड वर्क कल्चर है तो इसका मतलब है कि ये आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन को प्रमोट करता है। मान लीजिए आपके बॉस और उनके किसी कुलीग के बीच में अगर कोई मिस कम्युनिकेशन हो जाता है जनरली, तो दे कैन सिट एंड दे कैन टॉक एंड दे कैन रिजॉल्व द क्वेश्चन रेदर देन कॉन्फ्लिक्टिंग ओवर ईच अदर। तो इसकी वजह से टीम मेंबर या इंडिविजुअल जो मेंबर्स होते हैं उनमें कॉन्फ्लिक्ट कम होता है। इट इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी। आप सबसे ज़्यादा काम कब करते हो, जब आपको काम करने की फुल फ्रीडम होती है, और जो भी आपने करा है उस पर आपको इंसेंटिव्स मिलते हैं, अप्रिसिएशन मिलता है, अवार्ड्स मिलते हैं। सिमिलरली किसी भी वर्क कल्चर के अंदर किसी भी एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी तब इंक्रीज होती है जब उसे पूरी फ्रीडम मिलती है, अनबायस्ड उसे अप्रिसिएशंस मिलते हैं। ट्रांसपेरेंसी हो गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, अनबायसनेस हो गई, ये सब चीज़ें गुड वर्क कल्चर की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो किसी भी इंडिविजुअल या फिर टीम मेंबर जो अगर इफ़ दे बिकम सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड, तो ये उनकी ऑटोमेटिकली क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी में रिफ्लेक्ट होता है। और एंड सिमिलरली ये फिर ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी और उसके जो क्वालिटी वर्क है उसमें भी रिफ्लेक्ट होगा। सूटेबल सस्टेनेबल वर्क, गुड वर्क कल्चर जो है ये इट इंक्लूड्स कि आप
जो काम कर रहे हो उसके लिए आपके कोलिग्स की नज़रों में रिस्पेक्ट है। आपने जो हार्ड वर्क करा है, अपने प्रोजेक्ट में अपनी दिन रात एक करी है, तो आपको उस चीज़ की रिकॉग्नाइजेशन मिलेगी, कोई दूसरा आके उसे चुरा के नहीं लेके जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने पूरा काम करा और आपका बॉस या कोई दूसरा मेंबर, आपका प्रोजेक्ट मैनेजर सारा आके वर्क क्रेडिट लेके चला गया। नहीं, अच्छा वर्क, सस्टेनेबल वर्क कल्चर क्या होगा कि अगर आपने, इवन दो हो सकता है कि आप प्रोजेक्ट के, आप टीम के सबसे नए मेंबर हो, लेकिन आपने सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क कराया, आपने सबसे ज़्यादा इनोवेटिव आइडियाज़ दिए हैं, तो आपको इस चीज़ का रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा और आपको इस चीज़ की फ्रीडम भी होगी कि अगर आप कुछ नया ट्राई करना चाहते हो, कुछ नए आइडियाज़ लाना चाहते हो, तो आप ला सकते हो। तो ये सब लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सस्टेनेबिलिटी और सक्सेस के लिए। इफेक्टिव कम्युनिकेशन आपको वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों लेवल्स पे, वर्टिकल लेवल्स क्या होता है कि जो इस तरीके से, ये वर्टिकल लेवल होता है जैसे आपके सबसे सीनियर मोस्ट टू सबसे न्यूएस्ट मेंबर के बीच में किस तरीके से कम्युनिकेशन होगा, कौन कैसे किसको रिपोर्टिंग करेगा। एंड हॉरिजॉन्टल का मतलब हुआ कि एक ही लेवल पे जो एम्प्लॉयज़ हैं इनके बीच में किस तरीके से कम्युनिकेशन है। तो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों लेवल्स पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेशन काफ़ी हेल्दी होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, तो इसकी वजह से हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट भी क्रिएट होता है। बाकी है कि ये इट अट्रैक्ट टैलेंट, ये अगर आप प्राइवेट में जाओगे तब भी है, अगर गवर्नमेंट के अंदर भी देयर इज एन इमेज इम्प्रूवमेंट ऑल्सो। जो जॉब कैंडिडेट, देखो जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो आप ये भी देखते हो कि ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, क्लाइमेट कैसा है, किस तरीके से पॉजिटिव वाइब है, क्या आपने जो आप हार्डवर्क करते हो क्या उसका रिकॉग्नाइजेशन होता है या नहीं होता है, आपका प्रमोशन कैसा होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन किस तरह का है। तो बढ़िया अगर टैलेंटेड इंसान है तो वो हमेशा चाहेगा कि वो ऐसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में जाए जहाँ पे उसके टैलेंट की, उसके हार्डवर्क की अप्रिसिएशन हो, उसको उस चीज़ की तारीफ मिले। इट ड्राइव एंगेजमेंट एंड रिटेंशन, ये पूरा इफेक्ट करता है कि आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो वर्क पे किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं और आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या सोचते हैं। इट इम्पैक्ट्स हैप्पीनेस एंड सेटिस्फेक्शन, अगर अच्छा वर्क कल्चर है, ट्रांसपेरेंसी है, गुड कम्युनिकेशन है, आपका हार्डवर्क का आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, तो एम्प्लॉय हैप्पी एंड सेटिस्फाइड रहता है। तो इसकी वजह से ना सिर्फ उसकी प्रोडक्टिविटी, उसकी मेंटल हेल्थ इंप्रूव होगी, बल्कि स्ट्रॉन्ग वर्क कल्चर, वर्क प्लेस कल्चर की वजह से ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू भी इंक्रीज होती है और ये परफॉर्मेंस को तो इम्प्रूव करता ही है। सो कोई भी हेल्दी वर्क कल्चर इज मेंटेन थ्रू एन अट्रैक्शन, सिलेक्शन, अट्रेशन, न्यू एम्प्लॉय ऑनबोर्डिंग, लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशनल रिवॉर्ड सिस्टम। तो ये इन सब चीज़ों के थ्रू एक हेल्दी वर्क कल्चर सस्टेन होता है। काफ़ी सारे एग्जांपल्स पुट करोगे आप, जिस अगर आपको याद आता है तो ठीक है, नहीं तो आप अपने हिसाब से बना के, आपके कॉलेज का या किसी भी इंस्टीट्यूशन में अगर आपने काम करा है तो वहाँ से आप एग्जांपल्स पुट करके इसमें रख सकते हो। तो जनरली जो हेल्दी वर्क कल्चर है ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में रिलेट करा जाता है। जनरली ये कहा जाता है, जनरल स्टेटमेंट होती है कि गवर्नमेंट का जो वर्क कल्चर है वो मिसमैनेजमेंट, करप्शन, ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप, इन सब चीज़ों से भरा हुआ होता है। तो यहीं पे यही चीज़ चेंज करने की ज़रूरत है कि नहीं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का वर्क कल्चर भी बहुत अच्छा होता है, वेरी मच इक्विवेलेंट एंड इवन बेटर देन दी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस। तो इसके अंदर RTI, ई गवर्नेंस, स्ट्रिक्ट लॉज, कुछ ऐसे आप बता सकते हो कि इन सब ने किस तरीके से अपना रोल प्ले करा है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कल्चर को इम्प्रूव करने के लिए। और इन सब का एफर्ट यही होता है कि चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या प्राइवेट एम्प्लॉय हो, वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट्स के लिए, अपने बेनिफिट्स के लिए कम, ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट्स के लिए ज़्यादा काम करे और इसकी वैल्यू एंड बिलीफ सिस्टम के साथ अपनी वैल्यू एंड बिलीफ सिस्टम को अलाइन करके अपनी बेस्ट सर्विस को दे। और बेस्ट सर्विस मतलब ऐसे नहीं कि ज़बरदस्ती दे, अपने मन से देना चाहिए। तो ये हमारा कंक्लूजन हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, बट अगेन यू नेवर नो, एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन द UPSC। सो ये अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर लगता भी है कि रेलेवेंट है तो वर्क कल्चर का कॉन्सेप्ट लेके आ जाना। और बाकी तो हमने देख लिया है कि वर्क कल्चर क्या होता है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के अंदर। सो दिस इज इट इन दिस क्वेश्चन। प्लीज डू राइट सम आंसर्स एंड यू कैन सेंड मी आंसर्स ऑन द little_simple_buddha, या फिर आप मुझे doubts.studyiq@gmail.com पे भी भेज सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो PDF है वो आपको मेरे इंस्टाग्राम के बायो में मैंने गूगल ड्राइव का एक लिंक दिया है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। Cool. So that is it for today. I'll see you guys in the next question. Till then, be happy. Jai Hind.